वेलकम ऑल सो वेलकम बैक ऑन न्यू वीडियो। और इस बार हमने प्लान बनाया है फैमिली के साथ 2 हफ्तों का जापान का। जी हाँ, तो अब सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं ओसाका, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन जगह है जापान की, कल्चरली, खानों के लिए। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल स्टूडियो यहाँ पे, तो इसलिए मैं चूज़ किया इधर आएंगे क्योंकि बच्चे साथ में आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जापान में क्या क्या कर सकते हैं। आपको ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आना चाहिए या खुद से आना चाहिए, क्या मोड होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। क्विकली बता दूँ, इमिग्रेशन तौर पे बहुत आसान है। आपको एक ऑनलाइन आई थिंक विज़िट जापान करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको वीज़ा लेना होता है और वीज़ा लेके क्योंकि ऑनलाइन एक बार कोड मिल जाता है। और एयरपोर्ट पे हम आकर हमने लिए 2 पासेस, एक को कहते हैं JR पास और दूसरा IC पास, जो कि आपको अनलिमिटेड विज़िट मिल जाएगी। सॉरी, गाड़ी आ रही थी। अनलिमिटेड विज़िट मिल जाएगी आपको ट्रेन्स की, तो आराम से फिर आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे भी, कि मोस्टली यहाँ पे ट्रेन से ही कम्यूट किया जाता है। तो लेट्स सी, दिखाते हैं हमारी इस जर्नी को और होपफुली आप इंजॉय करेंगे। और क्विकली हम ओसाका के अंदर नाबा तो पंजाब हो गया, सॉरी, नाम्बा स्टेशन पे उतरे थे, जो कि लास्ट स्टेशन होता है मेट्रो का। तो यहीं पे ही मोस्टली सारे लोग आते हैं और यहीं पे ही सारी अकोमोडेशंस है। तो ओसाका से अराउंड 35 मिनट की मेट्रो थी, सीधा मिल गई थी, बहुत ही आसान तरीके से सब, क्योंकि यहाँ मोस्टली यहाँ पे जापानीज़ और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है और लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आपको ईज़िली कोई भी हेल्प कर देगा। तो स्टे ट्यून और करते हैं जापान की मस्ती और दिखाते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ओसाका की तो ये रही अकोमोडेशन, छोटे छोटे कमरे होते हैं यहाँ पे, तो जो मर्जी ले लो। ये क्या है, ये किचन बनाई हुई है, बेड, ये वो तो बाथरूम होएगा, 2 बेड हैं, ठीक है। सो पहला दिन हमने सिलेक्ट किया यूनिवर्सल स्टूडियो जापान का। जी हाँ, ये 2001 में खुला था और ये एशिया का पहला यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क है। यहाँ पे हर साल 15 मिलियन से भी ज़्यादा विजिटर जाते हैं। आपको सबको पता ही है, यहाँ का जो निंटेंडो वर्ल्ड है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हैरी पॉटर का भी जो पूरा सेटअप बनाया है वो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। बट यहाँ पे डिसिप्लिन की बात करूँ इस थीम पार्क में तो बहुत ही अमेजिंग है। बाकी एक ज़रूरी सूचना और इम्पॉर्टेंट टिप्स कि अगर आप पॉसिबल हो तो एक्सप्रेस पास लेके ही जाना, बिकॉज़ नॉर्मल वेटिंग 1 से 3 आवर की होती है। और अगर जितना जल्दी जा सकें उतना अच्छा है, क्योंकि आप हर एक राइड को भी अगर एंजॉय करेंगे उस तब भी आप पूरी की पूरे दिन में ख़त्म नहीं कर पाओगे। इतना कुछ है करने के लिए, तो सबसे पहले हमने अपनी 2-3 राइड्स ली और उसके बाद हम चल पड़े हैरी पॉटर फॉरबिडन वर्ल्ड के लिए। तो ये यूनिवर्सल स्टूडियो सिर्फ एक राइड का प्लेस ही नहीं है, यहाँ मूवी और गेम्स की रियल दुनिया लगती है। यहाँ क्या ऐसा लगता है कि जैसे आपका चाइल्डहुड रियलिटी बन गया है। तो हैरी पॉटर वाली तो कर ली हमने राइड भाई, बहुत ही खतरनाक थी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कुछ बटर बियर मिल रही है, इनमें लगा हुआ हूँ, ट्राई करते हैं ये बटर बियर भी। तो भाई सही बताऊँ, एक्सपीरियंस बहुत सही था हैरी पॉटर वाली का। तो आगे कुछ डांस वांस हो रहा है तो बच्चे तो वहाँ पे वो देख रहे हैं। भाई ये साथ में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है हैरी पॉटर की टीम से, तो ये भी इंजॉय कर लो। हो गया भाई, कैसी है ये नॉन अल्कोहलिक बटर बियर। करते हैं मेरे सबसे फेवरेट जो कि अंडररेटेड बेस्ट अट्रैक्शन की मैं बात करूं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो में राइड्स के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो वाटर वर्ल्ड वाला शो है ना, इसको ज़रूर मिस ना करें। अनएक्सपेक्टेडली चले गए लेकिन इतना मज़ा आया, क्योंकि ये एक शो नहीं है, एक पूरा सिनेमैटिक और लाइव एक्शन फीलिंग देता है आपको। सबसे थोड़ा सा फैक्ट बता दूँ कि ये जो वाटर वर्ल्ड शो है एक्चुअली 1995 हॉलीवुड मूवी वाटर वर्ल्ड पर बेस्ड है। मूवी तो इतनी ज़्यादा सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन ये जो
का जो थीम पर जो ये शो बनाया वो बहुत हिट हो गया। तो हम सबसे पहले बैठे वहाँ पे और हमने शो कम से कम आई थिंक आधे पौने घंटे का था, पर मज़ा आ गया। यहाँ पे रियल एक्सप्लोजन्स होते हैं, रियल फायर एक्सप्लोजन्स होते हैं, जेट स्की स्टंट्स होते हैं, हाई जंप, गन फाइट इफेक्ट, वाटर क्रैशेस, सब लाइव होता है। और सारे एक्टर्स ने क्या बेहतरीन तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत ही काबिलियत तारीफ़ है और देखने में बहुत मज़ा। शो के बाद हमने एंजॉय करी एक परेड। तो फाइनली हम पहुंचे सुपर निंटेंडो वर्ल्ड, जो कि 6 बजे की हमारी टिकट थी। ऑनेस्टली ये जगह ऐसे देख के लग रहा था जैसे हम बचपन में ही बचपन की रियलिटी बन गया हो। मारियो, लूंगी, जो भी सारे मतलब हमारे जो कॉइन्स थे गेम के अंदर, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हम गेम के अंदर ही आ चुके हैं। यहाँ का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर, म्यूज़िक, डिटेलिंग इतनी अमेजिंग थी कि हर कॉर्नर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा था। ऐसा फील होता था जैसे हम किसी रियल लाइफ निंटेंडो गेम के अंदर ही वॉक कर रहे हैं। और सच बोलो तो बच्चों से ज़्यादा हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। ये था हमारे पहले दिन का सफ़र। अब तैयार हो जाइए दूसरे दिन के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 2। सो आ गए हम ऐसी सिटी जिसका पास्ट बहुत ही पेनफुल था और दर्दनाक था, और जो इनका प्रेजेंट है बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल है। मैं बात कर रहा हूँ हिरोशिमा की। जी हाँ, वेलकम टू हिरोशिमा। इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ पीछे, जो कि एक एटॉमिक डोम के नाम से बहुत ही पॉपुलर जगह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस जगह को। ये रही। तो ये वही जगह है जो एक प्रिजर्व करी गई है अभी भी यहाँ पर। क्योंकि जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका वालों ने यहाँ पे बॉम्ब को फेंका था, तो 80 से 90% शहर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। अराउंड 80-90 हज़ार लोग मरे थे। क्यों फेंका था आप सबको पता ही है। थोड़ा हिस्ट्री याद करा देता हूँ। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। ये चाहते थे कि जापान वाले सरेंडर करें। पहले कुछ वार्निंग्स दी, उसके बाद इन्होंने वहाँ के यूएस ने, जो उस टाइम पे उसका नाम था हेनरी, उन्होंने बॉम्ब चलाने के लिए बोला, और 3 दिन बाद इन्होंने नागासाकी में बॉम्ब को फेंका। सो ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। अभी कुछ म्यूज़ियम्स में भी जाएंगे और देखते हैं, यहाँ के नज़ारे लेते हैं। और यहाँ की ट्रेन्स, यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत अभी भी प्रिजर्व करी हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की, तो वो चीज़ें भी देखेंगे। और आपको यहाँ पे अभी एक पार्क है, तो उसमें देखते हैं, वहाँ पे मेमोरियल चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं। कुछ पीसफुल बेल्स का यहाँ पे एक बनाया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं हिरोशिमा। तो ये है भाई पीस ऑफ द बेल। अब देखो, ये शायद इंडिया से आया हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये पूरा संस्कृत में इसमें लिखा हुआ है, और ये इसको अगर आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये बजेगा भी। देखा ऐसे। ये वो घड़ी जो रुक गई थी, देखो 1945 6 अगस्त 8 बजकर अराउंड कितने बजे, 13-14 मिनट पर इस घड़ी की पिक्चर है। और अंदर म्यूज़ियम के अंदर एक सर्कल वाली स्क्रीन बनाई हुई थी, जिसके अंदर उस मोमेंट को
दिखाया हुआ था कि कैसे वो मोमेंट रहा होगा कि जब 6 अगस्त को जब बॉम्ब गिरा था तो उस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी। ये कुछ ऐसे ये सड़कें दिखाई हैं और घर बनाया हुआ है और ऐसे पूरे हिरोशिमा एरिया की ये पिक्चराइजेशन दिखाई है उस टाइम पे, और ये कैसे उस टाइम पे बॉम्ब गिरा था और क्या हुआ था। तो हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम में आपने जैसे वो वीडियो को देखा जिसमें कि सारा बॉम्ब का इम्पैक्ट दिखाया गया था। ऑनेस्टली ये बहुत ही इमोशनल और आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। म्यूज़ियम के अंदर हिरोशिमा की जो एटॉमिक बॉम्बिंग से जुड़ी रियल स्टोरीज़, फोटोग्राफ्स, डिस्ट्रॉयड बिलोंगिंग्स और सर्वाइवर्स की मेमोरीज़ किस तरीके से प्रिजर्व करी गई है। यहाँ आके समझ आता है कि वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ बिल्डिंग पर ही नहीं रहता है, जनरेशन भर जनरेशन आपको कैरी करना पड़ता है। पूरा म्यूज़ियम एक पावरफुल मैसेज देता है, पीसफुल ह्यूमैनिटी और हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम ही नहीं, एक इमोशनल जर्नी है। अगर आपको ऐसी चीज़ें और ऐसी म्यूज़ियम और हिरोशिमा के बारे में जानना है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि अगर आप जापान जाते हैं तो हिरोशिमा ज़रूर जाइए। हम ओसाका की सबसे फेमस एरिया डोटोनबारी में, सच कहूँ ये जगह ओसाका का हार्ट माना जाता है, सबसे प्यारी जगह मानी जाती है। डोटोनबारी असल में फूड लवर्स के लिए हेवन माना जाता है। यहाँ आपको जापान का फेमस स्ट्रीट फूड जैसे कि जो भी वहाँ की रेमन और टाकोयाकी और जो भी ग्रिल्ड सी फूड मिलेगा सब वहीं पे मिलेगा। ओसाका को जापान्स किचन भी कहा जाता है और डोटोनबारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिवर की साइड वॉक करते हुए आप लाइव म्यूज़िक सुन सकते हो, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देख सकते हो। इट्स अमेजिंग जो नाइट लाइफ का फील जो आप ले सकते हो वो इस जगह पे ले सकते हो। अगर आप ओसाका में हो, इस 400 साल पुरानी जगह पे ज़रूर जाए, क्योंकि पहले ये एक थिएटर और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन अब ओसाका की ये टूरिज्म की आइडेंटिटी बन चुका है। यहाँ पे कब आपके 10 से 15 हज़ार स्टेप हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था हमारा दूसरे दिन की जर्नी, और शाम को घर वापस आए हम बहुत थक गए थे क्योंकि अगले दिन हमें जाना है एक नई लोकेशन पे। भाइयों लोगों, हम आए हैं जब यहाँ पे ओसाका की एक फेमस चीज़ शॉप है उधर, तो लाइन में लगे हुए हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कैसे भीड़ हो रखी है। सुबह सुबह ही 7 बजे लोग ऐसे लगे हुए हैं लाइन में। तो मेरे पीछे यही शॉप आप देख सकते हो, भीड़। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 3 हमारे जापान की ट्रिप का। तो आज हम आए हैं नारा नेशनल पार्क। जी हाँ, ये नारा रीजन के अंदर है। जापान का 1880 में ये पार्क बना था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा डियर्स नेशनल पार्क में फ्रीली घूम रहे हैं। डियर्स जापानीज़ कल्चर के अंदर गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर माना जाता है, तो ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे देखने वाली बात, मैं आपको वीडियोस में भी दिखाऊंगा और अभी उनका एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। अगर आप उनको बो करते हो तो वो भी बो करते हैं ऐसे करके, और आप उनको फीड भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा यहाँ पे ये एक सेक्शन बना हुआ है। 2 टेम्पल्स भी हैं, वहाँ पे भी विज़िट करेंगे जहाँ पे एक बुद्धा की बहुत बड़ी क्या कहते हैं मूर्ति है, वो देखेंगे। और साथ में पूरा ये पार्क
यस वी तो नारा का एक स्पेशल बात ये भी है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही काम और रिलैक्सिंग है। ओसाका और टोक्यो की फास्ट लाइफ के बाद नारा आके एक अलग ही पीस फील होता है। बहुत ही शांत मतलब एटमॉस्फेयर था वहाँ का। आप जो ये हिरन और डियर को क्रैकर्स खिला सकते हो, ट्रेडिशनल जापानी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर सकते हो और नेचर की बीच में एक ब्यूटीफुल वॉक एंजॉय भी कर सकते हो। स्पेशली ऑटम और चेरी ब्लॉसम सीजन में यह जगह एक मैजिकल लगती है और एक ऐसा लगता है कि जैसे यशराज मूवी का एक सेट ही है। अगर आप जापान का कल्चर और ट्रेडिशनल साइड एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो नारा डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है, स्पेशली बच्चों के साथ। दे लव इट। ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। फिर डियर देखो कैसे सड़क को पार कर रहे हैं और गाड़ियां सारी रुक गई हैं। क्या बात है, क्या ही बात है। सबसे एक आइकॉनिक प्लेस है यहाँ का टोडाईजी टेम्पल, जिसके अंदर दुनिया का लार्जेस्ट ब्राउन्स बुद्धा स्टैचू है। टेम्पल का वुडन स्ट्रक्चर भी दुनिया के सबसे बड़े वुडन बिल्डिंग में काउंट होता है। तीसरा दिन ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें जाना था ओसाका की अंडरग्राउंड मार्केट को एक्सप्लोर करने और कल हम जाएंगे जापान की किताब का एक और पन्ना पलटने। तो जापान जितना ज़मीन के ऊपर बसा हुआ है उतना ही इन्होंने ज़मीन के अंदर भी डेवलप किया हुआ है। जी हाँ, वापस आने के बाद शाम को ओसाका की हमने फेमस अंडरग्राउंड मार्केट को एक्सप्लोर किया। ये जी हाँ सारी की सारी अंडरग्राउंड बनी है, यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। चलो जी, आपको कमरे का टूर दे दूं। ये है एंट्री पे, बढ़िया ये लगा हुआ है। ये देखिए नीचे से पानी। अभी ये बिल्डिंग पे हम जाएंगे। तो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए हमने स्टे किया नगोया, जो कि जापान का एक कॉर्पोरेट हब माना जाता है। तो ओसाका से हम बुलेट ट्रेन पकड़ के आए नगोया। वहाँ की देखी हमने अट्रैक्शन, जैसे कि ये टावर और मॉल के ऊपर पानी। इसी के साथ ख़त्म हुआ हमारा डे 4। वेलकम ऑन डे 5 एक्सपीरियंस। मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये स्विट्ज़रलैंड नहीं, ये है जापान का एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज। तो कल हम आ गए थे न्योगा, हमारा 5वें दिन का जो सबसे मोस्ट मेरा फेवरेट पार्ट रहने वाला है इस टूर का। ये 2 ओल्ड जापानीज़ टूर जो हम कर रहे हैं। न्योगा में हमने स्टे किया था, वहाँ से ये बस टूर सुबह 8:30 बजे चला है। पूरा दिन हमको वो ये घुमाएंगे, 3 से 4 घंटे की राइड्स हैं और मतलब बस में ही लेके जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो पहला टाउन हम आ चुके हैं, यहाँ पे हमें उन्होंने 1 घंटा दिया है। तो अभी यहाँ के हम पुराने विलेजेस और लाइव एक्सपीरियंसेस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक घर एक कहानी बता रहा है और हर एक कॉर्नर एक पोस्ट कार्ड बन जाता है। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में तो चीज़ों को बनाया जाता है, लेकिन ये सब कुछ ऑथेंटिक है। लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, जगह बहुत सुंदर है। तो वेलकम टू द मिनी स्विट्ज़रलैंड, और देखते हैं यहाँ के नज़ारे। और अगर आप जापान आ रहे हो तो यहाँ ये टूर ज़रूर कीजिए अगर आप नेचर लवर है मेरी तरह आपको। और अभी पहले स्टेशन पर हम आ गए। यहाँ पे हमें पूरा बस का टूर है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने 1 घंटा दिया है कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल एरिया था यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी बहुत हमने फिशेस देखी। और यहाँ पे 2 ब्रिजेस हैं। तो अभी पहला ब्रिज की तो मैंने फ़ोटोज़ और नज़ारे वहाँ पे ले लिए हैं। अभी हम दूसरे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ सेकंड स्टेशन था हमारा ताकायामा। जी हाँ, ताकायामा को लोग लिटिल क्योतो भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आज भी पुराने जापान की फील परफेक्टली प्रिजर्व्ड है। यहाँ की ओल्ड स्ट्रीट्स, वुडन हाउसेस, ट्रेडिशनल शॉप्स और लोकल फूड आपको डायरेक्टली एक पुराने ज़माने में ले जाएंगे। ये सिटी स्पेशली अपने ट्रेडिशनल कल्चर, हीरा बीफ और ओल्ड टाउन मार्केट के लिए फेमस है। और सच कहूँ तो ताकायामा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्लो लाइफ और ओल्ड जापान की आत्मा को आप फील कर पाओगे। जैसे मैं कहूँगा, रास्ते बदलते गए और नज़ारे भी नए मिलते गए। जापान की खूबसूरती में हर मोड़ पर आपको एक नया सपना मिलता गया। ताकायामा की नैरो स्ट्रीट्स और माउंटेन्स के बीच चलना एक अलग ही पीस देता है। स्पेशली विंटर्स और ऑटम सीज़न में यह जगह एक पिक्चर जैसी ब्यूटीफुल लगती है। अगर आप शिराकावा जा रहे हो तो ताकायामा बीच में उसको इग्नोर ना करें क्योंकि कभी कभी सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा डेस्टिनेशन से पहले ही मिल जाता है। गाइस, सो हम पहुंच गए हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि सिरिकावा जो हमारा लास्ट टाउन था। शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की नेचर को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जगहों को और यहाँ की हर एक चीज़ को। मतलब आप अभी देखिए वीडियोस के अंदर और मुझे खुद बताइए कि ये है दुनिया की सबसे बेस्ट जगहों में से एक, और क्यों ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में से वन ऑफ द बेस्ट साइट मानी जाती है और वो लिस्ट भी है यहाँ पे। तो बस आपको वहाँ पे एक पार्किंग लॉट में उतार देगी और उसके बाद वहाँ से आपको वॉक करनी पड़ेगी। सामने एक बहुत ही प्यारे माउंटेन्स और बीच में खड़ा एक हिलता हुआ एक पुल है, जिसको पुल को ही क्रॉस करके आपको इस विलेज के अंदर जाना है। तो सच कहूँ, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा धीरे ही चलने लग गया था। ना सिटी का नॉइज़, ना ट्रैफिक और ना सिर्फ नेचर, फ्रेश हवा और एक अलग ही पीस था यहाँ पे। बाकी यहाँ के घरों को गूशो ज़ुकरी स्टाइल में बनाया जाता है, जिनकी रूफ़ ऐसे डिज़ाइन होती है जैसे दोनों हाथ प्रेयर में जुड़े हों। ये डिज़ाइन स्पेशली हैवी स्नोफॉल को हैंडल करने के लिए बनाया गया है क्योंकि विंटर में यहाँ पूरा विलेज बर्फ़ की सफ़ेद चादर से कवर हो जाता है और ऐसा लगता है कि बर्फ़ की चादर ही ओढ़ ली है, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। और शिराकावा गो उन्हीं खूबसूरत एहसासों में से एक है। यह विलेज इतना पॉपुलर है क्योंकि यहाँ आपको ओल्ड जापानीज़ कल्चर को देखने को मिलेगा और वुडन हाउसेस, छोटे फार्म्स, वहाँ अभी भी कुछ लोग रहते हैं। कुछ रिवर्स हैं, माउंटेन्स का कम्बिनेशन ऐसा लगता है कि एक गीत ही बन गया है। अगर आप फोटोग्राफी, पीसफुल वाइब्स या ऑथेंटिक जापानीज़ कल्चर पसंद करते हो तो शिराकावा गो डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। खासकर अगर आप वहाँ पे विंटर्स में जाओगे तो कुछ नया ही एक्सपीरियंस पाओगे। सफ़र सिर्फ जगह देखने का नाम ही नहीं, कभी कभी खुद को सुकून देने का भी नाम है, और ये जगह उसकी बिल्कुल परिभाषा है। और शिराकावा गो वैसे एक सुकून भरी जगह ही नहीं, जहाँ हर गली और हर घर एक अमेजिंग कहानी सुनाता है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमारे यहाँ पे 5 से 6 दिन का सफ़र ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने नियोगा से टोक्यो जाके क्या क्या किया। तो यहाँ अभी इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहरहाल इस वीडियो में मेरा माइक नहीं चल रहा था, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर गया था। यहाँ पे लोग बहुत चिपक के बैठते हैं। छोटी छोटी जगहों में रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। वहाँ मेरी मुलाकात हुई जापानीज़ कुमार सानू से। करियोके का सेटअप लगाया हुआ था, पर आपको अब वीडियो के एंड में एंजॉय करवाते हैं सोचेंगे तुम्हें प्यार, पर जापानीज़ स्टाइल में।